मैं बात कर रहा हूँ मैम इंदौर की एक कपल थे जो अभी हनीमून मनाने गए थे, सोनम एंड राजा रघुवंशी। एक कपल जिनकी शादी होती है वो अपने फर्स्ट हनीमून पे जाते हैं एंड समहाउ जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड का मर्डर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स। ऐसे सिचुएशंस या ऐसा माइंडसेट क्यों और ऐसी क्या मजबूरी रिश्तों में? एंजाइटी आता है, इमोशनल एम्प्टीनेस आती है। ये आती है हमारे पेरेंटल बैकग्राउंड से या हमारे बचपन से। बचपन में हमने अपने घरों में जो रिश्ते देखे, रिश्तों की परिभाषा देखी, उससे हमने सीखा। ये क्या ड्यूरेशन होता है और ऐसी क्या सिचुएशन आती होगी कि दो लोग जो दे आर एक्चुअली डीपली इन लव दे यूज्ड टू गेट सेपरेटेड? आज कब क्या हो गया है कि अब फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई, राइट? तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो अपने तरीके से लाइफस्टाइल जीना, अपने तरीके से चीजें करना, अब उन्हें एक्चुअली जरूरत नहीं है। राइट। कई बार वो शादी इसलिए भी कर ले रही है कि ठीक है, ओके, सब कर रहे हैं तो कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आज के जमाने में कितना सस्टेनेबल है? जो लॉन्ग डिस्टेंस में गया है उसको इस बात की फ्रीडम मिल जाती है, वो ये कह सकता है मैं दिन में बिजी हूँ, मैंने नहीं किया कॉल, चाहे वो पार्टी कर रहा हो, राइट? एक तरफ जो पार्टनर यहाँ रह गया है, अब वो क्या है, अब वो अकेले अपने मेंटल उससे लड़ रहा है कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है, राइट? क्या ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, क्या इसका इंटरेस्ट कहीं और चेंज हो गया है, क्या इसे कोई और मिल गया है? पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये सिचुएशनशिप है क्या, और क्या ये एक कुछ नया इमोशनल स्कैम कह सकते हैं इसको? व्हाट इज दिस एक्चुअली? तो कई बार आपका पार्टनर सिर्फ इस बात पे आपको छोड़ के जा सकता है कि उसको कॉफी पसंद है और आपने चाय दे दी। बहुत है, ये बहुत है, इनफ रीजन टू लीव इनटू रिलेशनशिप, बिकॉज वो मौका ढूंढता है। इंस्टाग्राम पे आए दिन बहुत ही कमाल के रील्स देखने को मिलते हैं जिसमें वी सी दैट दिस अदर पर्सन और मे बी एवरी अदर कपल इज एक्चुअली लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। ये हमारी ड्रीम है कि यार मैं भी ऐसे लाइफ हूँ। दे आर गोइंग ऑन वैकेशंस, एवरी डे दे आर हैविंग समथिंग गुड। आर दे एक्चुअली हैप्पी या ये सिर्फ एक दिखावा है? रिलेशनशिप, रिश्ते, एक ऐसी चीज, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा इमोशन जो हमारे लाइफ के डायरेक्शन को तय करता है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो या वो आपके परिवार के या रिश्तेदारों के साथ। रिलेशनशिप के बारे में हमने बचपन से लेकर अभी तक कभी पढ़ाई नहीं करी, बट इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम रिश्तों को नहीं समझ पाते तो बहुत ही आसान सी एक जिंदगी बहुत ही मुश्किल से घिर जाती है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आद्या कुमार। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम आपका अपने शो पे। आप एक्सपर्ट हैं रिलेशनशिप, आपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारी बातें करी हैं, आपके फैन फॉलोइंग भी बहुत है मार्केट में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने शो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, रिलेशनशिप पे आपने बहुत बातें की हैं, मैंने कई पॉडकास्ट भी देखे हैं आपके, और मैं अपने शो की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से करना चाहूँगा जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ये स्टोरी चल रही है, और मैं बात कर रहा हूँ मैम इंदौर की एक कपल थे अभी जो अभी हनीमून मनाने गए थे, और सोनम एंड राजा रघुवंशी। एक स्टोरी ऐसी हमारे सामने आई जिसने पूरे इंडियन रिलेशनशिप को, मैं कह सकता हूँ, नॉट ओनली इन इंडियन रिलेशनशिप, इवन अब्रॉड में भी एक काइंड ऑफ के अंदर तक झकझोर के रख दिया है। वो कहानी ऐसी है कि एक कपल जिनकी शादी होती है वो अपने फर्स्ट हनीमून पे जाते हैं एंड समहाउ जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड का मर्डर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स, जो उनका पहला प्रेमी होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा इस स्टोरी में कि ऐसे सिचुएशंस या ऐसा माइंडसेट क्यों और ऐसी क्या मजबूरी रिश्तों में? ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है बिल्कुल आज की तारीख में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इम्पॉर्टेंट ये समझना बहुत जरूरी है, आजकल हुआ क्या है ना, अब ये जो केस है, आई एम श्योर आपने पूरा केस शॉर्ट में बता भी दिया, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस केस ओनली राइट नाउ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये ना बहुत डेंजरस ट्रेंड है, बिकॉज आप सिर्फ एक केस की बात कर रहे हैं, केसेस और भी बहुत है। बहुत। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जो ट्रेंड है ये बहुत डेंजरस हो गया है, जिसको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज की जनरेशन तो और भाग रही है कि हमें शादी नहीं करनी, हमें रिलेशनशिप में नहीं आना, बिकॉज वो इस तरह की न्यूज ज्यादा देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें ये समझनी है कि
क्या ये जो इंसान है, इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है? उन्होंने जो प्यार का प्रूफ है वो किस में ढूंढ लिया है? क्या उन्होंने ऑब्सेशन में ढूंढ लिया है? क्या उन्होंने कंट्रोलिंग नेचर में ढूंढ लिया है? क्या उन्होंने थ्रेटनिंग में ढूंढ लिया है? उन्होंने किस चीज में ढूंढ लिया है कि जो इंसान मुझे मैनिपुलेट करता है वो मुझे ज्यादा प्यार करता है? क्या प्यार की परिभाषा ये है? जो इंसान मुझे कंट्रोल करता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वो मेरा ख्याल रखता है। क्या प्यार की परिभाषा ये है? तो लोगों ने जो प्यार की परिभाषा या ट्रू लव का जो डेफिनेशन है वो अपने हिसाब से लिया है। अब ये जिन्होंने अलग तरीके से लिया है, जिसमें ऑब्सेशन है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिंग है, उन लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। एंड कहीं ना कहीं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं समझ रहे कि वो इमोशनल इलनेस का शिकार है। ना वो किसी से बात कर रहे हैं, ना वो किसी से थेरेपी ले रहे हैं, ना वो किसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी डीप। दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ना कहीं आप इसे बोल सकते हो, ये अनडायग्नोस्ड मेंटल इलनेस है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है कि उनका बिहेवियर कंट्रोलिंग हो जाता है, वो एंजाइटी फील करते हैं, उनकी ईगो हर चीज से ज्यादा बड़ी हो जाती है और दुनिया में उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड समटाइम्स वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, या आप नार्सिसिस्ट उनको कई बार आप बोल सकते हो। सो दे डोंट नो एक्चुअली, दे आर अनडायग्नोस्ड विद द मेंटल इलनेस। अब उसको समझना नहीं चाहते या समझाने वाला कोई है नहीं। हमें ये समझना है ये आता कहाँ से है। ये आता है हमारे बेसिकली जो मेजरली हमारे इस तरह के ट्रॉमाज आते हैं, एंजाइटी आता है, इमोशनल एम्प्टीनेस आती है, ये आती है हमारे पेरेंटल बैकग्राउंड से या हमारे बचपन से। बचपन में हमने अपने घरों में जो रिश्ते देखे, रिश्तों की परिभाषा देखी, उससे हमने सीखा। कहीं ना कहीं अगर हमने अपने फादर को इमोशनल अनअवेलेबल देखा और अपनी माँ को बंद कमरे में रोते देखा तो हमारे लिए प्यार का मतलब यही है। अगर हमने अपनी माँ को सबको प्लीज करते हुए देखा कि प्लीज ये कर लो, ये कर लो, अपनी खुशी को दबा के सबकी खुशी का ध्यान रखते हुए देखा, तो हमें ये समझ में आ गया कि प्यार का मतलब लोगों को प्लीज करना होता है। अगर हमने अपनी फैमिली में ओवर केयर गिवर देखे, लेट्स से वो फादर भी हो सकते हैं कि वो दिए जा रहे बट पार्टनर इज नॉट हैप्पी, तो उन्होंने ये समझा कि ओके, रिलेशनशिप का मतलब ओवर गिविंग होना है ना। हमने अगर ये देखा अपने पुराने रिलेशनशिप में पेरेंट्स के या दादा दादी के साथ, हमने ये देखा कि रिस्पेक्ट नहीं है, दैट मीन्स इट्स ओके, ये प्यार की परिभाषा है कि उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। तो हमने उस सर्कमस्टांसेस, उस एनवायरनमेंट में ये समझ लिया कि लव इज दिस एंड दिस इज नॉर्मल। अब जब बड़े होके ये हमारे साथ होता है तो हमें ये लगता है नॉर्मल ही तो है क्योंकि ये हमारे घर में भी हुआ है। सो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, इमोशनल इलनेस के शिकार हैं और ये नहीं समझ रहे हैं बिकॉज ना ये बात कर रहे हैं ना ये थेरेपी ले रहे हैं। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई वॉज शेयरिंग दिस विद माई हस्बैंड डे बिफोर यस्टरडे ओनली, कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी बात की लाइफ में डेयरिंग करते हैं, राइट, कि हमें लाइफ में ये करना है, लेट्स से मैं इसी इंसिडेंट्स की डेयरिंग समझती हूँ या ऐसे जो और केसेस भी हुए हैं, तो आपने ये डेयरिंग तब क्यों नहीं करी जब आपके माँ बाप ने रिश्ता किया? आपने ये डेयरिंग तब क्यों नहीं दिखाई? आपने क्यों मना नहीं करा कि मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी? आपने क्यों नहीं लड़े आप अपने माँ बाप से कि मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ या मैं किसी और से प्यार करता हूँ? और पेरेंट्स से भी ये सवाल है कि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपका बच्चा कहीं और प्यार करता है, फिर आप जबरदस्ती क्यों उसको किसी नए रिलेशनशिप में भेज रहे हो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आप नहीं समझ रहे लेकिन वही ना कल को चैलेंज देके जाता है। और इंसिडेंट्स ना सबके साथ होते हैं, भगवान के इशारे सबको मिलते हैं, हम सिर्फ इग्नोर करते हैं। इशारे पेरेंट्स को भी मिलते हैं कि इसका मन नहीं लगेगा, ये नहीं हैप्पी है, शी और ही इज नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं है, सबको मिलते हैं सिग्नल्स, बट हम इग्नोर करते हैं। सिग्नल्स प्यार करने वाले को भी मिलते हैं, सिग्नल साथ जुड़ने वाले को भी मिलते हैं। अब आपको ये समझना है आप प्यार में क्या ढूंढ रहे हो। अगर प्यार की डेफिनेशन ये है तो ये बहुत गलत डेफिनेशन है, बिकॉज मेरे हिसाब से प्यार की डेफिनेशन वहां है जहां फ्रीडम होती है, जहां आपको स्पेस मिलता है, राइट। प्यार की डेफिनेशन में हर्ट कहां से आया? प्यार की डेफिनेशन में ऑब्सेशन कहां से आया? प्यार की डेफिनेशन में मर्डर कहां से आया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप प्यार की कौन सी परिभाषा ढूंढ रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, और ये स्टार्ट होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो कहते हैं 8 साल तक डेवलप होता है। तब तक आपने जो भी अपने परिवार में, अपने रिश्तों में देखा है, बिकॉज पहली जो डेफिनेशन होती है वो अपने घर से होती है रिश्तों की, बाद में हम जाके बाहर सीखते हैं चीज़ों को, तो वहां से समझना चाहिए कि क्या है। तो मेरा यही कंसर्न है, या मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर आप सच में लाइफ में इतने डेयरिंग हो कि आप किसी की जान लेने पे बनाइए जिंदगी में,
तो इससे बेटर कि आपको अपने दिल की बात करनी चाहिए। आप शादी से मना करो, आप 2 दिन अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, शादी कैंसिल कर दो, कुछ भी करो, बट अपने पेरेंट्स की पाई पाई जोड़ी हुई मत नुकसान करो। किसी इंसान की जिंदगी मत ले लो, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। किसी इंसान की ज़िंदगी की बात हो रही है मैम यहाँ पे, और मेरे पास मैंने कुछ रिसर्च किए हैं, तो 3-4 स्टोरीज़ हैं और मैं ये 3-4 स्टोरीज़ यहाँ पे रखना चाहूँगा। जिसमें अभी सबसे पहली स्टोरी हमने बात की इंदौर की, जिसमें सोनम और राजा रघुवंशी वो हनीमून पे जाते हैं और ये कहानी हो जाती है। दूसरी एक स्टोरी सामने है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुस्कान की स्टोरी है, आपको भी पता होगा इसके बारे में। मेरठ में मुस्कान और उनके एक लवर होते हैं जो साहिल, पति सौरभ राजपूत, इनकी भी मर्डर होती है। गुजरात में एक स्टोरी है जिसमें काली डैमनौर, पति अर्जुन डैमौर, शादी के 4 महीने बाद पति को कुल्हाड़ी से काट काट के मार दिया जाता है। एक बात और आती है लुधियाना में गुरमीत कौर, पति की गला दबाकर हत्या। ये मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम देख पा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि शादी से पहले नहीं होते हैं, बट शादी के बाद भी ऐसे केसेस, इनके पीछे की स्टोरी क्या है? क्या वो अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाह रहे हैं? क्या उनका ऐसा है? और अगर वो बदलना नहीं चाह रहे हैं तो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में पहले थे, जैसा आपने अभी बताया कि इट्स बेटर यू टॉक विद समवन, इट्स बेटर यू टॉक विद योर पेरेंट्स, इट्स बेटर यू टॉक विद योर रिलेटिव्स और समवन हु कैन गिव यू सम काइंड ऑफ एडवाइस। आपने शादी के टाइम पे शादी कर ली, शादी के बाद इस लेवल पे क्रिमिनल इफेक्ट जो आपके माइंड में इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं कि आप किसी को काइंड ऑफ you're cutting that person in pieces, और मे बी आप उनके गला दबा के आप उनके मर्डर कर दे रहे हो, इस लेवल तक आपका माइंडसेट पहुंच जा रहा है। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए मैं आपसे एक सलाह चाहूँगा। ठीक है, पेरेंट्स से तो आपने बताया कि यू टॉक विद योर पेरेंट्स, आपके अकॉर्डिंग क्या और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो एक कपल को करना चाहिए? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी, मे बी इट्स अ काइंड ऑफ सोशल प्रेशर, मे बी इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशंस प्रेशर, कुछ जगहों पे तो आज के टाइम पे भी जातिवाद और ये सब चीजें हो रही हैं कि इफ योर पर्सन इज फ्रॉम इन अदर कास्ट तो आप शादी नहीं कर सकते हो, तो पेरेंटल प्रेशर भी होता है उस लड़की के ऊपर। क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं कि ये घटनाएं बहुत दिल को दहला देने वाली हैं, इनसे खुद को बचाना है, नॉट ओनली खुद को, इवन हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को भी बचाना है? क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्या ऐसा सलाह जो आप दे सकते हैं हमारे पूरे ऑडियंस को और हमारी पूरी समाज को? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिकली हमें ये समझना है कि अगर हम अपने बच्चों को समझते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स को समझते हैं, अपने बच्चों को समझते हैं, तो क्या उन दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग है? जनरेशन गैप आज भी है, प्रेशर आज भी है, फोर्स आज भी है। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आज भी जब शादी होती है तो किसको बिठा के समझाया जाता है? फीमेल को और मेल को। फीमेल को ज्यादातर, कि जब जाओगे तो थोड़ा सा आवाज ध्यान रखना, टोन का, थोड़ा जल्दी उठना, खाना ठीक बनाना, यहाँ तो नखरे चल गए वहां नखरे नहीं चलेंगे, सासू माँ का ध्यान रखना। अपने पेरेंट्स को शायद ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, बट दूसरे के पेरेंट्स के पास जाके हर दिन साबित करना पड़ता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पति थोड़ा जोर से आवाज में बात करे तो शांत रहना, ज्यादा कलेश मत करना, ठीक है, ज्यादा अपनी मत चलाना। हर तरीके से हम आज भी फीमेल को बिठा के शादी से पहले समझा रहे हैं, ना कि मेल को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों को समझना, समझाना। आज की तारीख में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, शादी से पहले हम कुंडलियां मिलाते हैं, कुंडलियां मिलाने के बजाय शादी से पहले आप इमोशनल इंटेलिजेंस मिला लो, मेंटल कंपैटिबिलिटी मिला लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये जो रिज्यूमे मैच करने का जो सिस्टम चला है शादी का, इसकी बजाय अगर आप ये चीजें समझाओगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज होता क्या है कि हम ये सब ना समझा के, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ना बता के, इमोशंस पे कैसे काम करते हैं, दूसरे के इमोशंस को कैसे समझते हैं, ईगो को ऊपर रखना है, क्लैशेस को ऊपर रखना है, या ईगो को कम रखना है, क्लैशेस को कम रखना है, एक दूसरे की भाषा समझनी है, इन चीजों पे बात करने की बजाय हम बात किसी और चीज पे करते हैं। और फिर होता क्या है? होता वही है कि ड्राइविंग सिखाए बिना आपने स्टीयरिंग हाथ में दे दी और अगले दिन आप सवाल पूछते हो कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला यह है कि दोनों को बिठा के, अब ये वक्त आ गया है, और मेरे ख्याल से आजकल जो जनरेशन गैप है ये कम हो गया। आजकल पेरेंट्स खुल के बात करते हैं, बच्चे खुल के बात करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि खुल के ये बात करना दोनों से, कि शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन रखना चाहिए, लव लैंग्वेज आनी चाहिए आपको अपने पार्टनर की, ये समझना चाहिए, और रिस्पेक्ट कभी नहीं छोड़नी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझाना है। एक और चीज मुझे क्या लगती है कि लड़कियों को ये बोलना बंद करो कि सब कुछ शादी के बाद कर लेना, बिकॉज जब वो टूटता है
तो वो भयंकर होता है। बिकॉज आज वो जो कुछ भी लाइफ में करना चाहती है, उसको अपनी पसंद के कपड़े पहनने हैं, शादी के बाद पहनना, उसे पार्टी करनी है, शादी के बाद करना, उसे लेट नाइट मूवी देखने जाना है, शादी के बाद जाना, उसे कोई करियर चाहिए शादी के बाद, उसे कोई जॉब करनी है शादी के बाद, उसकी एक डिग्री रह गई, उसका बहुत मन है उसे पीएचडी करने का या पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, शादी के बाद जो करना है ना शादी के बाद करना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझ लिया कि अब मेरे सारे सपने पूरे शादी के बाद होंगे। लेकिन जब शादी के बाद रियलिटी हिट करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आप सब कुछ उसका उल्टा पाते हो, तब आपको लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया। और एक लेवल पे आपका माइंडसेट ये आता है कि ना आप बोलते बन पा रहा है, ना आपसे अंदर रखते बन पा रहा है, और बोलने की अगर आप कोशिश भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर नहीं समझता, आपके इन लॉज नहीं समझते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो उस फेज में हो ना जहां आपको प्रूव करना है। शादी का 1 साल 2 साल तो इसी में जाता है, यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग। आपको सब चीज समझनी भी है, रिस्पेक्ट भी देखनी है, सब चीज टाइम से करनी है। जो कुछ आपने अपने घर में नहीं किया था वो सब कुछ आपको करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अब ये प्रेशर करना और ये समझाना लड़कियों को बंद करें कि सब कुछ शादी के बाद कर लेना। जब ये नहीं होता तब ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो तब कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल लेवल है वो गड़बड़ाता है। एंड थर्ड जो मुझे एक पॉइंट और लगता है, दैट इज कि हमें ये समझना है, एवरी फीमेल एंड एवरी मेल, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, हमें ये समझना है कि जिस इंसान से हम प्यार कर रहे हैं वो इंसान हमारे लिए क्या सोचता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी चीज को एक अलग नजरिए से सोचती हूं, तो क्या मेरा पार्टनर उसका नजरिया बदल के मुझे काम कर सकता है? आंसर इज यस, राइट। क्या अगर मैं किसी चीज को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लेती हूं, या मेरा ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, क्या मेरा पार्टनर मुझसे बात करके हमें ग्रोथ माइंडसेट पे आ सकते हैं? आंसर इज यस। आपको यह भी समझना है कि किस पार्टनर के साथ आप ये इंसिडेंट्स को अंजाम देने वाले हो। मतलब आप इन सब में पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी केसेस में आपने बताया, इनके जो लव मैरिज थी, लव अफेयर्स थे, वो सब इन्वॉल्व हैं। आप जिससे बात कर रहे हो वो पलट के आपको 4 चीजें और बता रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे फिर हम लाइफ में खुश रहेंगे। इसका मतलब आप तो मेंटली बीमार हो, आपके सामने वाला आपसे ट्रिपल मेंटली बीमार है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आप कैसे, मतलब आपने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया कि हम इस इंसान को लाइफ से हटा देंगे और फिर हम लाइफ में खुश रहेंगे? व्हाट आई मीन, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, ठीक है, और इतने सेंसिबल सब हैं। इट्स नॉट अबाउट पढ़ा लिखा, इतने सेंसिबल सब हैं, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, मिडिल क्लास हो या हार्वर्ड पढ़ा हुआ हो, इतने सेंसिबल सब है। तो आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे प्यार कर रहे हो वो पलट के आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप बहुत गड्ढे में, वो भी आपका गड्ढा खोद रहा है और आप उसमें बिना देखे घुसने को तैयार हो। बहुत जरूरी है ये। बहुत ही कमाल का एक पॉइंट आपने जो उठाया मैम, कि आज के ज़माने में भी, ऑल्दो हम कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में हैं अभी और बहुत सी चीज़ें अब हम एडवांस कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट इस एरा में भी वी आर हैविंग प्रेशर ऑन आवर चाइल्ड स्टिल कि आप ये चीज़ें शादी के बाद करना। ये प्रेशर कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में है। एक और प्रेशर जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, शादी के बाद लड़कियाँ शादी करके किसी और के घर में जा रही हैं, दे विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट देयर। कहीं ना कहीं एक मैं कहता हूँ कि लड़के के पेरेंट्स को भी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, या शायद अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाने की शायद ज़रूरत है कि यू गॉट न्यू पर्सन इन द फैमिली फ्रॉम समवेयर, इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे केसेस हमने मतलब एक सास बहू तो बहुत बड़ा ही टॉपिक है इस पे तो बहुत लंबा टॉपिक चल जाएगा, तो इस पे तो एपिसोड्स हो सकते हैं सीरीज। तो ऐसा है कि दे हैव एक्सपेक्टेशन कि आज मेरी बहू आ गई तो कल के डेट से शी शुड बी अ परफेक्ट बहू, चाहे वो मेरे रिश्तेदारों के सामने भी बहुत परफेक्ट हो, मेरे घर के लिए बहुत परफेक्ट हो, मेरे बेटे के लिए बहुत परफेक्ट हो, इवन मेरे लिए भी बहुत परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक वो प्रेशर भी उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा होता है कि मैं एक जगह से उठ के आई एंड शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड येट। अभी वो शादी तो उसने कर लिया बट वो बहुत सी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है, एवरीथिंग इज न्यू फॉर हर। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ें भी मुझे लगता है समाज में और हमारे सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, गिव some time and welcome your new guest. Yes, 100%. I completely agree with you. और अगर एक मेल ऐसा सोचता है then it's really, hats off. Because it's very important कि जब शादी होके एक लड़की अगले दिन जब घर अपनी ससुराल आती है
उसकी दोस्ती दीवारों से भी नहीं हुई अभी तक। Exactly. उसकी दोस्ती अभी घर के दरवाजों से, दीवारों से, किचन से, किसी से नहीं हुई है। उसे नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है, और आप उससे नेक्स्ट डे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो बिल्कुल आप जैसी हो जाए। आपको ये समझना है, एक इंसान अपना घर परिवार, अपने रिश्ते, सब कुछ छोड़ के आपके पास आया है। आपको उसे इतनी वार्मथ देनी है, इतना प्यार देना है कि वो अपने वाले भूल जाए। राइट? ऐसे कुछ केसेस होते हैं, बट मोस्टली नहीं होते। आपको एक्सपेक्टेशन है कि अगले दिन से आपके यहाँ शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ नमक इतना डलता है, हमारे यहाँ चीनी इतनी डलती है, हमारे यहाँ तवा उल्टा करके रखते हैं, हमारे यहाँ शाम को झाड़ू नहीं लगाते, हमारे यहाँ इस दिन नहीं नहाते, इस दिन सर नहीं धोते। तो उसको लगता है अचानक से मेरे साथ क्या हुआ। Exactly. तब उसे लगता है उसकी दुनिया हिल गई। आप उसे वक्त दीजिए, शी विल अंडरस्टैंड एंड शी विल मेक एवरीबडी कंफर्टेबल। आप सोचिए ना कि ऐसी कितनी फीमेल्स हैं हमारे इस दुनिया में जो शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करती थी और शादी के बाद सब कुछ कर रही हैं। जिन्होंने शादी से पहले कभी खाना नहीं बनाया बट शादी के बाद सीख लिया। उन्होंने शादी से पहले कभी जल्दी नहीं उठी, शादी के बाद सीख लिया। शादी से पहले कभी नहा धो के पूजा नहीं करी, शादी के बाद सीख लिया। शादी से पहले दिवाली पे भी पजामों में घर में बैठती थी अपनी मम्मी के साथ, लेकिन आज साड़ी पहन के या सूट पहन के तैयार होती है। सीख लिया। आदमियों ने क्या सीखा? बिल्कुल, है ना? तो आप उसे वक्त तो दीजिए। आप ये बोल सकते हो हमने शादी से पहले हमें पराठे बनाने नहीं आते थे, आपके आने के बाद हमने पराठे बनाने सीख लिए। ऐसा नहीं, तो वो बहुत चीजें सीखती है, एफर्ट्स लगाती है। आप उसको जब जितना वक्त दोगे और जितना प्यार दोगे उतना अच्छा है। कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ क्या है ना, जब ये सब चीजें बहू के साथ होती हैं तो उन्हें ये सब कुछ परफेक्ट चाहिए, बट जब ये चीजें बेटी के साथ होती हैं ससुराल में, तब उन्हें लगता है वक्त देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। और मैंने अपनी खुद की फैमिलीज में देखा है ये, अगर दामाद किचन में हेल्प करता है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि बहू का काम है। वॉशिंग मशीन लगाने में भी वो, हालांकि उसे हाथ से नहीं धोने, वॉशिंग मशीन लगाने में भी अगर हेल्प करता है, दे आर नॉट लाइकिंग इट, राइट? बट अगर सेम चीज उनको बहू के साथ करनी है तो वो सब सही है। लेकिन अगर बेटी के साथ होता है तो वो सब गलत है। बेटी की हेल्प करता है दामाद तो दामाद घर का ताज, सर आंखों पे। लेकिन अगर खुद का बेटा उनकी बहू की हेल्प करता है तो दे आर नॉट हैप्पी विद इट, कि हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ लड़के किचन में नहीं जाते, हमारे यहाँ ये साथ में मिलके किचन में खाना नहीं बनाते। ऐसा नहीं होता। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जैसा आपने कहा कि वक्त दीजिए, प्यार दीजिए। फिर देखिए ना, आप एक बार लुटा के तो देखो प्यार। मैं मानती हूँ कि सब केसेस ऐसे नहीं होंगे, बट मैक्सिमम केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज़रूरी थी मुझे लगता है इस टॉक की। ये एक ऐसे टॉपिक हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात होना बहुत ज़रूरत है। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा बातें होनी ज़रूरत है इस चीज़ों पे। मैं एक और टॉपिक पे अभी आपसे बात करना चाहूँगा मैम, एंड इट्स काइंड ऑफ अपर मिडिल क्लास स्टोरी। अपर मिडिल क्लास में कुछ ऐसी स्टोरीज हमारे सामने हैं जहाँ लड़के के पास और लड़की के पास, दोनों के पास, दे हैव फेम, दे हैव मनी, दे हैव लग्जरी लाइफ, दे हैव एवरीथिंग। आई बिलीव लव भी है, सब चीज़ें हैं। उसके बाद भी हमारे सामने कुछ ऐसी स्टोरीज आई, इट्स नॉट मर्डर बट इट्स अ काइंड ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा अपर मिडिल क्लास में हमने देखे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, जिसमें हमारे ऋतिक रोशन हैं, सुजैन खान की स्टोरी हमारे सामने है, युवराज सिंह हैं हमारे सामने, कुछ और भी ऐसी स्टोरीज, करिश्मा कपूर को भी आप ले सकते हैं, कई ऐसी स्टोरीज हैं, एन नंबर ऑफ स्टोरीज। तो अब जैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा गया ऋतिक के केस में कि भाई उनकी कहानी, कुछ ऐसी र्यूमर्स फैले कि उनके दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, बट इतनी काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी होने के बाद दे हैड रिलेशनशिप ऑफ अप्रॉक्स 13 ईयर्स, बच्चे भी हुए, एक अच्छा स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने स्पेंड किया। आफ्टर दिस ड्यूरेशन दे गॉट सेपरेटेड। इतने टाइम स्पेंड करने के बाद, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है 13 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। किसी ने अपनी जिंदगी के 13 साल आपको दिए, अगर आपको प्यार नहीं भी था, आई बिलीव अब तो जरूर हो गया होगा 10 साल में। ये क्या ड्यूरेशन होता है और ऐसी क्या सिचुएशन आती होगी कि दो लोग जो दे आर एक्चुअली डीपली इन लव, दे यूज्ड टू गेट सेपरेटेड। ऐसी क्या सिचुएशन होती होगी मैम? क्या ये एक मेंटल स्टेट है या सिचुएशनल स्टेट है या कुछ और ऐसी चीजें होती हैं? ये आई गेस बहुत कुछ कह सकते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ कि कुछ कुछ होता है, मैं कहा है ना कि प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है। उसमें जो कुछ कहा उसका ऑपोजिट ही किया उन्होंने एंड में। इसका मतलब प्यार भी कई बार होता है और शादी भी कई बार होती है। तो प्यार जहां बात है वहां प्यार उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो सकता है, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे, करियर के किसी भी पड़ाव पे, इमोशनल स्टेबिलिटी के किसी भी पड़ाव पे
हो सकता है, दैट इज पॉसिबल वे, फर्स्ट। सेकंड इज, मैं और अमित जब इस बारे में बात करते हैं, हम कई बार इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, तो अमित एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आपने अपने प्यार, मोहब्बत लाइफ, मैरिड लाइफ, जो वॉट एवर यू कॉल इट, रिलेशनशिप की जिंदगी में, सफर में, या आपने इसका जो इसका चीज है, अगर आपने उसमें स्पेस दिया है किसी के आने का, ऑप्शन रखा है, तो जरूर वहां पे चैलेंजेस होंगे। अगर ऑप्शन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, एंड इट्स नॉट अबाउट 13 years, 44 years, या AR रहमान का तो बहुत सालों बाद हुआ है, राइट? तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अब ये लग हमें बहुत साल बाद रहा है, बट चलिए बहुत टाइम से रहा होगा। आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि जब भी कोई चीज होती है, झगड़ा, तूफान, कोई भी चीज जब होती है, वो अचानक से नहीं होती, उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी जरूर होती है, राइट? जब हम झगड़ा करते हैं, लेट्स से बोलते हैं कि झगड़ा हो गया, बहू का सास से हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, सिबलिंग्स का हो गया, ये सिर्फ अचानक से किसी पॉइंट पे नहीं होता, वो कुछ तो बैक ऑफ द माइंड स्टोरी चल रही होती है। सो जब ये डिवोर्सेस जब होते हैं, तो जो बहुत जल्दी हो गए, उन्हें तो फिर उन्हें सब्र ही नहीं था कि उन्होंने समझने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे टाइम में हम जो पेरेंट्स को देखा और हमने जो देखा, हमें यही सिखाया गया, यही है बस, इसी के साथ निभानी है, तो इसी के साथ निभानी है, और जहां चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस पे काम करना है, जहां इश्यूज हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करना है, प्यार से, एक दूसरे पे डाउट किए बिना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किए बिना। हमने यही परिभाषा समझी। आज कब क्या हो गया है कि अब फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई, राइट? तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है, वो अपने तरीके से लाइफस्टाइल जीना, अपने तरीके से चीजें करना, अब उन्हें एक्चुअली जरूरत नहीं है। कई बार वो शादी इसलिए भी कर ले रही है कि ठीक है, ओके, सब कर रहे हैं तो कर लेते हैं। Sometimes they don't need actually। तो आप शादी पहला तो तब मत कीजिए जब आपको जरूरत नहीं है। आप शादी तब मत कीजिए जब आपको लगता है आपकी जिंदगी खाली है, मुझे अब कोई चाहिए भरने के लिए। आप शादी इसलिए मत कीजिए क्योंकि सोशल प्रेशर है। आप शादी इसलिए मत कीजिए, मेरे सारे दोस्तों की होगी तो मुझे भी अब कर लेनी चाहिए, वरना कल को बहुत प्रेशर आएगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम शादी क्यों कर रहे हैं, और जब हमने शादी कर ली, तो अगर पहला क्या होता है, कुछ साल तो हम वो ना एक वैसा पीरियड होता है कि ओके, समझने वाला पीरियड है, समझ जाएंगे, बट एक टाइम के बाद ना वो भर जाता है। तो एक तो वो है कि जिसकी बहुत सालों बाद हुई, उसका एक टाइम के बाद कुछ इश्यूज ऐसे हुए होंगे, लैंग्वेजेस अलग होंगी दोनों की, कि नहीं समझ में आया कि नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है फीमेल इंडिपेंडेंट है, शी इज लाइक मुझे जरूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ खुद से, क्योंकि मेरे गोल्स और आपके गोल्स अब मैच नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे। क्योंकि ये भी तो वक्त के साथ बदलता है, गोल्स चेंज होते हैं, मेंटालिटी चेंज होती है, उम्र के साथ एक्सपीरियंस आता है, तो थॉट प्रोसेस चेंज होता है। कुछ केसेस में ये है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ मैरिटल अफेयर्स होते हैं, वहाँ पे जैसे मैंने शेयर किया कि अमित बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि ऑप्शन अगर आपने दे दिया और आपने ऑप्शन का फायदा उठा लिया, तो फिर आपको ऑप्शन की जरूरत ही क्यों लगी? इट जस्ट कि कोई आया, अब हम लेट्स से, या आप मैरिड है, हम मैरिड है, इतने साल हो गए, ऑप्शन ही नहीं, मतलब हम दोनों में इतने खुश हैं, हमें चाहिए नहीं कोई तीसरा। हम वेकेशंस पे जाते हैं, अपनी बात करते हैं, काम करते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से सोते हैं, अच्छे से रहते हैं फैमिली के साथ, जरूरत ही नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस क्यों है पता है, या क्यों ये वाला स्पेस क्यों है पता है? क्योंकि ऑप्शंस है। डेटिंग एप्स ऑप्शंस है, इंस्टाग्राम ऑप्शन है, डिजिटल मीडिया ऑप्शंस है, ऑप्शंस बहुत है ना। पहले शादी के लिए मिलवाते थे घर की गैदरिंग में जाके, रिलेटिव्स के पास शादी होती थी या बर्थडे पार्टी होती थी, तो जाके मिलवाते थे। आज रेड स्वाइप राइट स्वाइप कल्चर है, वन नाइट स्टैंड है, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज नोबडी वांट्स टू कनेक्ट। तो ऑप्शंस बहुत है ना, तो इसलिए लोगों को समझना है कि आपको समझना है कि सच में मेंटल कंपैटिबिलिटी है आपके पार्टनर के साथ, और वो हो सकता है चेंज हो जाए, राइट? आपकी नीड्स क्या हैं, नीड्स भी बदलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आपने और आपके पार्टनर ने जिंदगी शुरू करी, तो आपकी भी नीड करियर थी, आपके पार्टनर की भी करियर थी। बट व्हेन यू विल बिकम पेरेंट, हो सकता है आपकी नीड सेम रहेगी, बट आपके पार्टनर की नीड चेंज हो जाएगी, दैट विल बी मदरहुड, राइट? तो उनकी नीड, तो अगर आपकी जिंदगी में 5 नीड है और आपके पार्टनर की 5 नीड है, तो वो आपको समझनी चाहिए कौन सी किस नंबर पे है। अगर साथ में मैच करती है तो बल्ले बल्ले, बट अगर नहीं करती तो क्या हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो हो सकता है आपका पहला नीड इज करियर, सेकंड नीड इज फाइनेंशियल, थर्ड इज लव, फोर्थ इज ग्रोथ, एंड फिफ्थ इज नथिंग। आपके पार्टनर का 5 नीड, पहला इज नथिंग, नहीं करना। अब मैं क्यों अपने पार्टनर के पीछे पड़ूं कि जॉब करो, सुंदर दिखो, पार्लर जाओ, जिम ज्वाइन करो, देखो बाकी लड़कियां भी तो कर रही हैं। उसे नहीं करना, उसे घर चलाना है, उसे पति का ध्यान रखना है, उसे बच्चे का ध्यान रखना है, उसे इन-लॉज का रखना है, उसको उसमें खुशी मिलती है, तो उसका नंबर 1 नीड कैन बी वो। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जैसे शादी के बाद भी नीड चेंज होती है, लव लैंग्वेजेस भी चेंज होती है। आज हो सकता है मेरी लव लैंग्वेज
गिफ्ट्स रिसीव करना है, Yeah. करेक्ट। लेकिन जब मैं मदर बनूंगी तो मेरी लव लैंग्वेज होगी एक्ट ऑफ सर्विस, कि आप मुझे हेल्प कर दो, आई नीड हेल्प, आई हैव अ बेबी, आई नीड हेल्प। तो ये भी वक्त के साथ बदलता है। तो पार्टनर्स को ये रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि क्या हम दोनों की नीड सेम है, क्या हम दोनों की इमोशनल चीजें सेम है, अवेलेबिलिटी सेम है, क्या हमारी लव लैंग्वेज सेम है, क्या हमारे करियर ग्रोथ, हमारे सपने आज भी सेम है या चले गए, और क्या हमने ऑप्शंस रख के स्पेस दिया है अपने रिश्ते में। अगर हमने अपने रिश्ते में स्पेस दे दिया है तो स्पेस में जरूर कोई घुसेगा, और घुसने आपने दिया। तो ये बहुत जरूरत है समझने की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कमाल का मैसेज है ये मैम, बिकॉज आई बिलीव रिलेशनशिप का पिलर जो आप बता रहे हैं, इट शुड बी इमोशनल एंड मेंटल। यस, वो आपका, अगर आपके पार्टनर के साथ आप अगर इमोशनली कनेक्ट नहीं हो बदलते टाइम के साथ भी, बिकॉज बहुत ही कमाल की बात जो आपने बोली, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को, बिकॉज वन टाइम व्हेन अ पर्सन गॉट मैरिड, जब उनकी शादी होती है उन टाइम पे उनके लव लैंग्वेजेस अलग होते हैं बदलते टाइम के साथ। बिल्कुल, ये चीज़ें आपने बहुत कमाल की बताई कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ पेरेंट और इफ़ यू आर अ पेरेंट, उस टाइम पे आपकी वाइफ को मस्ट बी नीडिंग हेल्प, उस टाइम पे आपको शायद उस पर फोकस करना चाहिए। मैम, मैं रिलेशनशिप पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं, और मार्केट में नहीं, मतलब पीपल आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट। सो वन ऑफ द कॉमन इन रिलेशनशिप इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कुछ रिश्ते बहुत ही कमाल के मिसाल भी हैं हमारे सामने, जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक बहुत ही कमाल का मैसेज दिया, जिसमें हमारे सामने कई ऐसे स्टोरीज हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सामने ऐसी भी स्टोरीज हैं जहां लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक ड्यूरेशन के बाद खत्म हो जाता है, या कहीं ना कहीं उस बीच में किसी और को स्पेस मिल जाता है, एंड वो रिलेशन ब्रेक होके वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़ें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आज के ज़माने में कितना सस्टेनेबल है? डिपेंड्स ऑन बोथ द पीपल। कम है, फ्रैंकली स्पीकिंग कम है, बिकॉज जो लॉन्ग डिस्टेंस में गया है True. उसको इस बात की फ्रीडम मिल जाती है, वो ये कह सकता है मैं दिन में बिजी था, मैंने नहीं किया कॉल। वो ये कह सकता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, चाहे वो पार्टी कर रहा हो, राइट। वो कह सकता है कि मेरे को अभी बात नहीं करनी, अभी मैं थका हुआ हूँ, बहुत क्लास था, बहुत प्रेजेंटेशन देना था ऑफिस में, बहुत काम था, ये था वो था, दिस दैट करके। ये उस पर डिपेंड करता है। एक तरफ जो पार्टनर यहाँ रह गया है, अब वो क्या है, अब वो अकेले अपने मेंटल उससे लड़ रहा है कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है, राइट। क्या ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, क्या इसका इंटरेस्ट कहीं और चेंज हो गया है, क्या इसे कोई और मिल गया है, ही और शी इज नॉट गिविंग मी टाइम। तो ये सारे सवाल उसके चलते हैं, और बाय डिफॉल्ट ना इन सवालों के पॉजिटिव आंसर्स नहीं होते। हमारा दिमाग इन सवालों के नेगेटिव आंसर्स ही देता है ज्यादातर। तो ये दोनों इंसानों पर डिपेंड करता है कि जब वो लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं तो वो क्या कम्युनिकेट करके जा रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओके मैं आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और मैं उधर जा रहा हूँ, तो दोनों के लिए ट्रस्ट कि मैं भी आपको जाने दे रही हूँ और आप ये ट्रस्ट करके जा रहे हो कि आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, तो आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है क्योंकि आपने प्यार किया है, और सामने वाले इंसान की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होना चाहिए, रादर देन कि तुम्हें वहां काम ही क्या है, तुम्हें नहीं पता मुझे यहाँ पे बहुत काम है, मेरी बहुत प्रेजेंटेशंस है, मैं बहुत टेंशन में हूँ और मैं परेशान हूँ। रादर देन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि जब हम जाएंगे तो कुछ स्मॉल चीजें, फॉर एग्जाम्पल दिन में 1-2 बार मैसेज जरूर करेंगे और वो करना है। रात को सोने से पहले 1 बार बात जरूर करेंगे और वो करना है। 1 बार वीडियो कॉल जरूर करेंगे, 2 दिन में 1 बार या 1 दिन में 1 बार, और वो करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज और बात जो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में कम हो जाती है, वो एक्चुअली ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंसान अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे इंसान की घबराहट बरकरार है कि पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई और तो नहीं मिल गया, मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, मैंने इतने साल अपना टाइम, मेंटल सब कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। तो ये जो कम्युनिकेशन लेवल है ना, ये बहुत क्लियर है। और जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें हम अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए या उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए करते हैं, वो हमें करनी चाहिए। चाहे वो एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना हो, चाहे वो वीडियो कॉल करना हो, चाहे वो कॉल पे कनेक्ट करना हो, और आप अवेलेबल नहीं हो तो जस्ट एक मैसेज करना कि परेशान नहीं होना, हाँ 2 घंटे में अवेलेबल नहीं हो, तो जस्ट मैसेज करके बता दिए। ये छोटी छोटी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। गिफ्ट आप साथ में देते थे, आप वहां से भी दे सकते हो, राइट। आप लेटर लिख के यहाँ दे सकते थे, बट आप व्हाट्सएप पे लिख के या मेल पे लिख के दे सकते हो। आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस में ये ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इंसान दूर है, इमोशंस दूर है, इसलिए।
कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं और मैं एक एक करके आपसे उन सारे वर्ड्स पे समझना चाहूंगा Yes. और अपने ऑडियंस को भी समझाना चाहूंगा उन Yes. चीज़ों पे। एक कमाल का वर्ड आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, दैट इज सिचुएशनशिप। Yeah. पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये सिचुएशनशिप है क्या, और क्या ये एक कुछ नया इमोशनल स्कैम कह सकते हैं इसको? व्हाट इज दिस एक्चुअली सिचुएशनशिप? हमारा जो आज का यूथ है वो डिजिटल में इतना घुसा है कि वो इंटरनल डिस्कनेक्ट हो गया उसका, राइट? उसने बाहर का शोर इतना सुन लिया कि अंदर का खालीपन चीख रहा है अब, राइट? तो वो खालीपन दूर करने का तरीका आप कह सकते हो, वन ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग आप बोल सकते हो कि आजकल का यूथ, जैसे कि डिवोर्स केसेस हो गए, ये हो गया वो हो गया, दे डोंट वांट टू कम इन रिलेशनशिप। तो बेसिकली सिचुएशनशिप क्या है? फ्रेंडशिप से ज्यादा और कमिटमेंट से कम। रिलेशनशिप का वो टैग नहीं देना चाहते। कर वो सब कुछ रहे जो दोस्ती से ज्यादा रिलेशनशिप में होता है। वो साथ लेट्स से लिव इन में भी रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, पार्टीज जा रहे हैं, दे हैव इंटिमेसी, दे हैव लाइक कम्युनिकेशन है, वो बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर एक टाइम के बाद तू अपना देख, मैं अपना देख। इट्स लाइक मैं हमेशा बड़ा एक वैसे बोलती हूँ कि सिचुएशनशिप इज लाइक कि आपने वो लोग देखे हैं जो एसी तेज चला के रजाई ओढ़ के सोते हैं लेकिन एक पैर बाहर होता है, राइट? तो सिचुएशनशिप इज लाइक दैट कि रजाई ओढ़ के एसी तेज चला के सो रहे हैं, एक पैर बाहर है, यहाँ कुछ हुआ और यहाँ मैं निकला, राइट? वो विक्रम बेताल कि तूने सवाल गलत किया और मैं उड़ा। सिचुएशनशिप इज लाइक दैट कि दे आर फ्री, बिकॉज आजकल का जो यूथ है, और गलत नहीं है कुछ चीजों में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिचुएशनशिप में गलत नहीं है, उस सोच में आज का यूथ गलत नहीं है कि वो करियर पे फोकस करना चाहता है, फेयर इनफ। वो अपने आप को वक्त देना चाहता है, फेयर इनफ। वो रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आना चाहता या मैरिज इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो प्रेशर में शादी नहीं करना चाहता, फेयर इनफ। वो फ्रीडम चाहता है, उसे नहीं बताना किसी को मैं 9 बजे आऊंगा 10 बजे आऊंगा, उसे नहीं बताना किसी को कि मेरा खाने पे इंतजार मत करना, वो नहीं चाहता ये सारी चीजें। वो करियर ओरिएंटेड है, विच इज फाइन, दैट्स ओके। बट व्हेन इट कम्स टू सिचुएशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप को टैग नहीं देना चाहता, राइट? और वो आजाद है, राइट? वो इस बात पे भी भाग सकता है कि कई बार बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो रिलेशनशिप टूट गया। तो कई बार आपका पार्टनर सिर्फ इस बात पे आपको छोड़ के जा सकता है कि उसको कॉफी पसंद है और आपने चाय दे दी। बहुत है, ये बहुत है, इनफ रीजन टू लीव इनटू रिलेशनशिप, बिकॉज वो मौका ढूंढता है। अगर वो नहीं रेडी है तो वो मौका ढूंढता है। और कई बार सिचुएशनशिप में जब आप उनको लगता है, फिर प्रेशराइज करते हो, शादी की बात आने लगती है, जब ये कॉन्वर्सेशंस आने लगती है, तो उसका क्योंकि एक पैर बाहर है तो वो कभी भी निकल के भाग जाता है। सिचुएशनशिप इज रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ज्यादा और रिलेशनशिप के टैगलाइन से कम। मतलब उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, सिचुएशन, जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग रहते हैं ना, बात की बाद में देखेंगे। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहते हैं। अभी 6 महीने की बात करते हैं, 2 महीने की बात करते हैं, लिव इन में रहते हैं, पिक्चर देखते हैं, खाना खाते हैं, इंटीमेसी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। फिर तू अपना देख, तेरी फैमिली तू देख, मेरी फैमिली मैं देखूं, मैं अपना देखूं, वो थॉट होता है सिचुएशनशिप के पीछे। तो बेसिकली जो लोग कमिटमेंट नहीं दे सकते रिलेशनशिप में या नहीं देना चाहते, वो सिचुएशनशिप का हाथ पकड़ के अपने रिलेशनशिप चला रहे हैं। सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, लिव इन रिलेशनशिप, सोशल मीडिया, टिंडर, शादी.com, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। yes. क्या ये एक मेन वजह बन गई है आज के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के? 100%। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया, ऑप्शंस बढ़ गए ना, ऑप्शंस बढ़ गए। पहले हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते थे, राइट? फिजिकली कनेक्ट होने से पहले। आजकल नहीं है, आजकल एवरीथिंग इज चिल, सो कूल फॉर यूथ, इट्स ओके, चलता है। बिकॉज समटाइम्स फ्रेंड्स विद बेनिफिट, दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, तो आप किसके ऊपर उंगली उठाओगे? बिकॉज दोनों को बेनिफिट चाहिए, बिकॉज उनको लगता है कि ठीक है, मतलब कमिटमेंट क्यों देनी है जब ऐसे काम चल रहा है। तो जब काम ही चल रहा है इंसान का, तो कमिटमेंट नहीं चाहिए उन्हें। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस वजह से, बिकॉज ऑफ दीज और ऐसा नहीं है कि 100% खराब है। आई विल नॉट से दिस कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये 100% खराब है। प्लेटफॉर्म्स कभी खराब नहीं होते, हम उन्हें यूज कैसे करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। इन्हीं प्लेटफॉर्म से निकल के बहुत अच्छे रिश्ते भी बने, इन्हीं प्लेटफॉर्म से निकल के जन्मों जन्मों के पार्टनर्स भी बने, उनकी शादियां हुई हैं, बच्चे हो गए, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन इन्हीं प्लेटफॉर्म से हार्ट ब्रेक्स भी हुए। लेकिन हार्ट ब्रेक्स क्यों हुए? क्योंकि आप भी तो वही ढूंढ रहे थे, आप भी अपने खालीपन के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, कोई और अपने खालीपन के लिए किसी को ढूंढ रहा था, आप दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा, बात खत्म। तो ये डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कैसे कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर जैसा इंसान अट्रैक्ट करोगे वैसा आपको मिलेगा, उसके बाद खत्म।
रिलेशनशिप की हमने बात की, हमने कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ किए अभी जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे। इन सारे रिलेशनशिप में अगर हम गौर करें तो 2-3 चीज़ें आती हैं कॉमन, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अट्रैक्शन। डेफिनेटली वी सी समवन एंड वी फील कि ओह वाओ, ही इज़ रियली, और मे बी शी इज़ रियली लुकिंग गुड। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। कुछ टाइम के बाद वी फील इमोशनली अटैच्ड। ओके, आई एम फीलिंग अटैच्ड, मे बी इट्स अ काइंड ऑफ सेफ्टी पैरामीटर और समथिंग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत फील सेफ करता हूँ या करती हूँ। अटैचमेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एंड व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी बिटवीन अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट? है क्या ये, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या हम उसे गलत तरीके से देख रहे हैं या इसको सही तरीके से देखने का नजरिया क्या है? अट्रैक्शन इज बेसिकली यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ पर्सन। अब वो अट्रैक्ट किसी भी चीज से हो सकते हो, आप फिजिक से हो सकते हो, लुक से हो सकते हो, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से आप अट्रैक्ट हो सकते हो, उसकी गाड़ी से अट्रैक्ट हो सकते हो, उसके बातें करने के तरीके से, उसके गिटार बजाने के तरीके से आप अट्रैक्ट हो सकते हो। ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये बहुत लंबे लेवल तक नहीं जाती अगर आप इसमें इमोशनली अपना नहीं करते। अटैचमेंट इज बेसिकली कि आपको एक इंसान की किसी हैबिट से अटैचमेंट हो गई है। अब वो इट कैन बी एनीथिंग, और अटैचमेंट इंसान से नहीं होती, उसकी हैबिट से होती है, और वो बदल जाता है तो वो भी बदल जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे से मिलने के लिए रोज चॉकलेट्स लाता है, तो ये हैबिट मुझे उसकी अच्छी लगती है कि वो जब भी मुझसे मिलने आता है तो चॉकलेट्स लेके आता है, बिकॉज आई लव चॉकलेट्स। तो मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन एक जब सेम कोई हैबिट एक और इंसान मेरी लाइफ में करता है, मान लो ये चला गया और कोई दूसरा इंसान आके सेम हैबिट रिपीट करता है, तो अब मुझे वो सही लगता है, क्योंकि मुझे हैबिट से अटैचमेंट थी, मुझे इंसान से शायद इतनी अटैचमेंट नहीं थी। अटैचमेंट जहां हम अपने इमोशंस डाल देते हैं, जहां हम कई बार अपने, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कई बार हम इतने अटैच हो जाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी उसमें दिखने लगती है, हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। कई बार हम अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला इंसान ही है जो हमारे लिए, हमारी अपनी खुद की नहीं है। ये चला गया तो क्या होगा, कम से कम कुछ तो है, टॉक्सिक हो सकता है बट कम से कम कुछ तो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट में बेसिकली कि हमें लगता है कि इसके बिना दुनिया को नहीं है, ये नहीं तो दुनिया नहीं, ये नहीं तो जिंदगी नहीं, ये नहीं तो सांसें नहीं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो वो हम अटैचमेंट किस लेवल पे इमोशनली किसी इंसान के साथ करते हैं, वो हमें समझना है। सो वो अटैचमेंट में हमें वो पैरामीटर समझने हैं कि अटैचमेंट किस लेवल तक की जा रही है, राइट? जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पार्टनर का, आप एक पार्टनर से अटैच है और आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है हर चीज में, वो ही डिसाइड कर रहा है कि वो बार बार ये बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, तुम गलत सोच रही हो, तुम ज्यादा सोचती हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है, तो बार बार वो उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं कि वो गैस लाइटिंग कर रहा है, तुम्हारे हर पर्सपेक्टिव को वो गलत ठहरा रहा है। वो बार बार आपकी सेल्फ वर्थ पे डाउट करता है कि तुम मेरे बिना ना कुछ नहीं हो, आगे चल के देखना तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में, राइट? वो कंट्रोलिंग है, आपके फाइनेंसेस तक पे आपको उसका कंट्रोल है। आप कौन सा फोन यूज करोगे, आप दोस्त बनाओगे नहीं बनाओगे, सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो मेरे पास उसका पासवर्ड होना चाहिए, सब कुछ वो डिसाइड करता है। इनफैक्ट शादी के बाद कई बार पार्टनर डिसाइड करता है तुम अपने मायके कितनी बार जाओगी, कितनी बार नहीं जाओगी। तो ये जब पैरामीटर्स आते हैं तब हमें समझना है कि ये अटैचमेंट है और ये किस लेवल तक की जा रही है, और अट्रैक्शन हमारा किस लेवल तक का है। अट्रैक्शन से क्या हम आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर वो अटैचमेंट ही ठीक है, वो अट्रैक्शन तक नहीं, वो अट्रैक्शन ही ठीक है, वो अटैचमेंट तक नहीं जानी चाहिए। तो ये हम समझ सकते हैं। मैम आपने 2-3 चीज़ें फिर से बोली, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे ही आएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड इंस्टाग्राम, आपने भी जस्ट यूज़ किया इंस्टाग्राम, एंड द सेकंड वर्ड इज पैरामीटर। मैं इन दोनों चीज़ों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे और अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे आए दिन बहुत ही कमाल के रील्स देखने को मिलते हैं, जिसमें वी सी दैट दिस अदर पर्सन और मे बी एवरी अदर कपल इज एक्चुअली लिविंग अ वंडरफुल लाइफ, दैट यूजुअली आप और हम या मैं या हमारे ऑडियंस, ये हमारी ड्रीम है कि यार मैं भी ऐसी लाइफ जीऊं। दे आर गोइंग ऑन वैकेशंस, एवरी डे दे आर हैविंग समथिंग गुड। आर दे एक्चुअली हैप्पी या ये सिर्फ एक दिखावा है? In some of the cases, yes, they are actually happy. Most of the cases, ये दिखावा है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स चलते हैं और हमारे जिंदगी के लेंस पे कोई फिल्टर नहीं होता। इट्स बिल्कुल पेल है, राइट? सो उसमें क्या, हम उस जिंदगी के लेंस में क्या कलर भरते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अब वो फिल्टर्स के कलर जो इंस्टाग्राम पे यूज कर रहे हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया ना, यहाँ कंपैरिजन आ गया, राइट? और कंपैरिजन में आधी दुनिया परेशान है। हमने कई बार ये चीज नोटिस किया होगा, इनफैक्ट ये आपके साथ भी हुआ होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है, जब हम कोई परफेक्ट पिक्चर डालते हैं
वो सिर्फ एक मूवमेंट होता है जिसे हम कैप्चर करके डालते हैं। उस मूवमेंट के पीछे कितना स्ट्रगल होता है। आज हम ये कर रहे हैं बट इसके पीछे BTS है। हमारा बैठना, पानी लाना, वॉशरूम जाना, सब कुछ इसके पीछे की एक स्टोरी है। उसके बाद आज हम कैमरे पे अच्छा दिख रहे हैं कि ओके हम बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिमिलरली जब भी कोई पिक्चर अच्छी क्लिक होती है, चाहे वो हस्बैंड के साथ वेकेशन पे है, लेकिन नहीं पता ना अभी कमरे में कलेश करके आए हैं बाहर, हमने वो कलेश नहीं देखा, राइट? आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल देखा होगा अपने पेरेंट्स के साथ भी, और शायद खुद भी कभी किया होगा कि लिटरली हस्बैंड वाइफ में कलेश हो रहा है, लेकिन डोरबेल बजी है और कोई रिश्तेदार आया है और हम ऐसे हो जाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, वी आर द परफेक्ट कपल, कुछ नहीं हुआ। सेम गोज विद इंस्टाग्राम, क्योंकि उसमें फिल्टर्स हैं, तो आप सिर्फ बेस्ट मोमेंट ही दिखाते हो, राइट? वो कहते हैं ना कि वो चलता है, वो कि हम ये लाइफ अच्छी जी रहे हैं, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे पास अच्छा मेकअप है, हम अच्छा वेकेशन जा रहे हैं, लेकिन जो उस फिल्टर को जो देख रहा है, ये उसकी समझदारी होनी चाहिए कि वो फिल्टर लाइफ चाहता है या नॉन फिल्टर लाइफ चाहता है, क्योंकि कलेश तो वहां भी हो रहे हैं, चैलेंजेस तो वहां भी है, राइट? आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आज बिल्कुल फूट के रोल लिए हैं कैमरे पे, लेकिन उनकी जर्नी आप देखो कि कहां से कहां वो पहुंचे, सब चीज दिखा के। लेकिन जब उनकी रियल स्टोरी सामने आई तो वी वर शॉक्ड कि ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसा कि थेरेपी लेने की नौबत आ गई। यू फॉरगेट एवरीथिंग। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट आया आमिर खान का विद राज शमानी, एंड आई वाज अमेज्ड फ्रॉम दैट पॉडकास्ट कि आमिर खान जैसी पर्सनालिटी, जिन्हें हम परफेक्शनिस्ट कहते हैं, जिनका अपना कैरेक्टर निभाने का तरीका है, डायरेक्टर बनने का तरीका है, वो हर चीज में क्रिएटिव बैकग्राउंड देखते हैं, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव देते हैं, आज वो इंसान कह रहा है कि मैंने थेरेपी ली है, कि जिसकी लाइफ हमने हमेशा परफेक्ट देखी है, आज वो इंसान कह रहा है कि मैंने जूही चावला से झगड़ा किया और मैंने 7 साल बात नहीं करी। आज वो ये इंसान कह रहा है कि जब मेरा अपनी वाइफ से झगड़ा होता था तो मैं अपनी शेल्फ में चला जाता था, अपनी गुफा में चला जाता था, और मैं कई दिन बात नहीं करता था, वो मुझे मनाती थी। मतलब कि हर इंसान की जिंदगी में ये हो रहा है। इट जस्ट हम उसके पर्दे की दुनिया देख रहे हैं, पर्दे के पीछे की दुनिया नहीं देखते, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज तो फिर भी प्लेबैक सिंगर्स सामने आके गाने लगे हैं, पहले नहीं पता होता था। पहले हम याद करते इस हीरो का गाना है, इस हीरोइन का गाना है, बट उसके पीछे कितना म्यूजिक का टीम लगा है, कितना गाना लिखा है, जिन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखा है, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। तो समझना क्या है, हमें इस कंपैरिजन में जाना है या नहीं जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो किसी की लाइफ का चैप्टर नंबर 15 हो सकता है आप अपनी लाइफ में चैप्टर नंबर 6 पर है, तो अपनी लाइफ का चैप्टर नंबर 6 किसी और की लाइफ के चैप्टर नंबर 15 से कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है। Exactly. और इस कंपैरिजन की वजह से रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। आपने लाइक क्यों किया? आपने कहीं लाइक किया एज अ पार्टनर, मुझे पता चल गया आपने लाइक क्यों किया, आपने फलाना हीरोइन की फोटो क्यों देखी, आपने उसके सेक्शन में जाके कमेंट क्यों दिया, और लाइक यू शेयर्ड कि वो देखो वो वेकेशंस पे जा रहे हैं, वो देखो वो क्या कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता उस वेकेशंस के पीछे कितना कलेश हो सकता है। आपको ये भी नहीं पता कि क्या सच में दिखाने के लिए जा रहे हैं या दिल से जा रहे हैं। इट जस्ट कि उन्हें दिखाना है कि हम वेकेशंस पे जा रहे हैं। तो इसलिए ये समझदारी हमारी है कि हम उस रिश्तों से कंपैरिजन करें, उन रिश्तों से जो इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं, या हम अपने रिश्तों की डेफिनेशन खुद बनाएं। हर इंसान को अपने रिश्तों की डेफिनेशन खुद बनानी है, उसको किसी और की डेफिनेशन एक्सेप्ट करनी ही नहीं है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। बहुत ही कमाल का मैसेज फिर से मैम। किसी और के महल को देख के अपनी छोटी सी झोपड़ी मत चलाओ। yes. बहुत ही कमाल का मैसेज है। रिलेशनशिप पे जब हम बात कर रहे हैं मैम, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक आ गया इमोशनल चीट, दूसरी चीज़ें आ जाती है दैट इज फिजिकल चीट। आपकी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह, वैसे तो दोनों है, बट बड़ा कौन है आपके अकॉर्डिंग? इमोशनल चीटिंग ज़्यादा डेंजरस है या फिजिकल चीटिंग ज़्यादा डेंजरस? जैसा कि आपने कहा कि दोनों है, दोनों ही चीटिंग बहुत वो है, क्योंकि इंसान खत्म दोनों में हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों ही बहुत लेवल के हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, 2 राय नहीं है कि इमोशनल बड़ा है चीट या फिजिकल चीट बड़ा है। दोनों चीट ज्यादा बड़े हैं। इट जस्ट इमोशनल चीट में माफ किया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है, रिलेशनशिप को एक चांस दिया जा सकता है। चीट वाला जो फिजिकल चीट है, उसमें पार्टनर पे डिपेंड करता है, वो उसका 100% राइट है ये डिसीजन लेने का, मुझे माफ करना है या नहीं करना, मुझे इसके साथ दोबारा रहना है या नहीं रहना, या मुझे अलग होकर अब अपनी ग्रोथ पे काम करना है। और अगर सामने वाले ने जेन्युइनली सॉरी मांगी और जेन्युइनली आपने माफ करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, कर सकते हो, बट वक्त लगेगा। वर्ड से ज्यादा एक्शंस देखे जाएंगे अब,
पहले तो आपने वर्ड्स कह के Yeah. बहुत घुमा लिया ना, मैं जा रहा हूँ, मैं लेट आऊंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन अब वर्ड से ज्यादा आपके एक्शंस देखे जाएंगे, हर एक चीज पे आपकी प्रतिक्रिया देखी जाएगी और लेंस शक वाला ही चलेगा। लेकिन एक वक्त आएगा, अगर दोनों कपल्स थेरेपी लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो उन्हें ये समझना है कि अगर एक दूसरे को चांस दे रहे हैं तो 100% देना होगा, अगर एक दूसरे के साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100% ट्रस्ट के साथ शुरू करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 6 months लग सकते हैं, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, बट वक्त लगेगा। तो कहने का सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इमोशनल चीट में समझ के जल्दी चीजों को सुधारा जा सकता है, कम्युनिकेशन करके ठीक किया जा सकता है। फिजिकल चीट तो हो गया, तो एक बार हो गया ना, तो उसमें कोई स्कोप नहीं है, उसमें फिर पर्सनल इंडिविजुअल आपका डिसीजन है। इमोशनल वाले में इंसान हर दिन मरता है, हर दिन खत्म होता है, क्योंकि सामने वाले के साथ उसे हर दिन उसके मूड के साथ, उसके कम्युनिकेशन के साथ, उसके एंगर इश्यूज के साथ, उसके अजीब से नेचर के साथ, वियर्ड नेचर के साथ उसे हर दिन डील करना पड़ता है। दैट इज डेंजरस। मैम, खुद से प्यार कैसे करें? सपोज इफ आई गॉट ब्रेकअप लास्ट मंथ, या बढ़ते रेशियो में सपोज कि डिवोर्स हुआ है किसी कपल का, दे गॉट सेपरेटेड, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, मेंटल इलनेस से वो अभी निकल रहे हैं इस टाइम पे। उस टाइम पे खुद को संभाला कैसे जाए और खुद से प्यार कैसे करें हम? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना इसमें सेल्फ लव में, कि दिल को समझाओ मत, दिल को समझाना नहीं है, दिल को सुनना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम दिल को समझाने में लग जाते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एंड हम अपने जो इमोशंस होते हैं उनको दबाने लग जाते हैं। हमें वो दबाना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। टूटा है ना दिल, एक्सेप्ट करो कि दिल टूटा है। रोने का मन है, रो लो। बात करने का मन है, बात कर लो, बेस्ट फ्रेंड से, मम्मा से, बहन से, दोस्त से, थेरेपिस्ट से, काउंसलर से, जिससे भी आपको करना है कर लो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। एक बार रिश्ता, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की जरूरत है लाइफ में, किसी इंसान से रिश्ता टूटा, एक वक्त के बाद हीलिंग पॉसिबल है और नए इंसान से जुड़ जाएगा। अगर रिश्ता खुद के साथ टूटा तो कभी नहीं जुड़ेगा, और खुद के साथ टूटे हुए रिश्ते आपको आने वाले रिश्ते भी टूटे हुए मिलते हैं, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही मानते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं खुद लोनली हूं आज, अगर खुद मेरे अंदर फियर है, गिल्ट है, ब्लेम है कि रिश्ता मेरी वजह से टूटा, मैंने सारा घड़ा अपने सर फोड़ लिया, तो आने वाला रिलेशनशिप भी मुझे एग्जैक्ट वैसा मिलेगा, जिसमें फिर से मुझे फियर होगा, फिर से लोनलीनेस होगी, फिर से लगेगा कि ये चला गया तो मेरा क्या होगा, इसके बिना मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी सेल्फ वर्थ सब खत्म हो गई है। तो हमें ये समझने की बहुत जरूरी है, रिश्ता किसी से टूटेगा तो जोड़ा जा सकता है किसी और से, लेकिन अगर खुद से टूट गया तो दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अपना जो टूटा हुआ दिल है उसे एक्सेप्ट करो। सो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की। हमारे साथ क्या होता है ना, हम किस में चले जाते हैं, हम पहले डिनाइल मोड में चले जाते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बहुत स्ट्रांग हूं मैं, तो पी लिया, जिम चले गए, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली और जल्दी से नए रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि उसको दबाना था ना पुराने वाले को। हम इसमें जाते हैं। सेकंड स्टेज, तो पहला स्टेज आता है, होता है हमारा डिनाइल का स्टेज। सेकंड स्टेज आता है हमारा एंगर का स्टेज। फिर अचानक से हमें गुस्सा आता है, एक दिन कुछ याद आ जाता है तो फिर गुस्सा आता है कि ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे कर दिया, या ऐसे कैसे हो गया, और मेरे साथ ऐसे क्या, मतलब सोचा ही नहीं था ना कि मुझे अपने दोस्तों में जाके ये बोलना पड़ेगा कि वो बेटा तेरे साथ की गई, तुझे छोड़ गई। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो एंगर, उसमें चले जाते हैं। थर्ड में आते हैं वो बार्गेनिंग स्टेज चलती है उनकी। ये ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, या आप सिचुएशन के साथ बार्गेनिंग करते हो कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ होगा, मैंने तो ठीक किया था, उसे शायद मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, राइट। फिर जाते हैं आप डिप्रेशन स्टेट में, और उसके बाद जाते हैं आप एक्सेप्टेंस स्टेज में। आपको सबसे पहले आना है एक्सेप्टेंस स्टेज में। एक्सेप्ट कर लो, हुआ है गलत, सामने वाला छोड़ के चला गया, खत्म। और खुद को ब्लेम मत करो, बिकॉज कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, राइट। तो रिलेशनशिप में भी सारी गलती आपकी नहीं होगी, तो आप खुद को ब्लेम क्यों करते हो? जब आप खुद को ब्लेम करते हो, आप खुद को हर चीज का जिम्मेदार बनाते हो, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को हर दिन तोड़ते हो, आप अपने आप से प्यार करना हर दिन तोड़ देते हो। तो आपको ये समझना है, आपको अपनी सेल्फ लव पे काम करना है, सेल्फ वर्थ स्ट्रांग बनानी है। सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो जब आप ब्रेकअप से निकले हो या कुछ निकले हो, क्योंकि जब आप ब्रेकअप से स्पेशली निकलते हो या डिवोर्स से निकलते हो, तो लोग आपको बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, तो लगता है खींच के मार दो, पता तो चले कि मेरे साथ हुआ है बॉस, मुझे पता है कि क्या हुआ है। सो वो स्टेज ये नहीं होती कहने की बी पॉजिटिव, वो स्टेज होती है अपनी वाइब्रेशंस को शिफ्ट करने की, और उसका पहला जो कदम है दैट इज एक्सेप्टेंस। आप जितनी कहते हैं ना कि कोई जब बहुत खराब
इशू हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, कई बार लगता है बड़ा लंबा चलेगा ये कलेश, लेकिन सिर्फ एक सॉरी से काम बन जाता है और लगता है कि ओ गॉड, मतलब मैंने तो क्या क्या सोच लिया था कि आज क्या होगा, बात डिवोर्स तक जाएगी। और कई बार होता है बहुत सारे कपल्स में ना, मैं रील देखती हूँ या कुछ देखती हूँ कि हम वो कपल्स हैं जो डिवोर्स तक कलेश पहुंचने के बाद पिज्जा खा रहे हैं, राइट? तो एक सॉरी से काम बन जाता है। सिमिलरली जब सेल्फ लव की बात आती है तो सबसे पहला जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मेरे साथ हुआ है, नाउ आई वांट टू हील माई सेल्फ, अब मुझे हील करना है। हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आई डिजर्व लव, आई डिजर्व लव विद इन, मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, राइट? आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट? और मैं एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर अपने उसमें डिजर्व करता हूँ। आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप एफर्मेशंस लिख सकते हो, आप मिरर वर्क कर सकते हो। आप मिरर के सामने जाके रोज सुबह आंखों में आंखें डाल के खुद को बोलो मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे इस कायनात का पूरा प्यार मिल रहा है, मैं डिजर्व करता हूँ। आप ये कर सकते हो। आप विजुअलाइज कर सकते हो खुद को अच्छे रिलेशनशिप में, अच्छी स्टेट में विजुअलाइज कर सकते हो। आप कोई भी छोटी छोटी हैबिट्स अपनी चेंज कर सकते हो। आप म्यूजिक में जा सकते हो, आप आर्ट में जा सकते हो, राइट? आप एक ऐसा सर्कल ज्वाइन कर सकते हो जो आपके जैसा हो, बिकॉज घर बैठ के तो कुछ नहीं बदलने वाला, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? और आप ये नहीं सोच सकते कि मैं गैराज से गाड़ी तब निकालूंगा जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, राइट? तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और आप साथ में कर सकते हो, दैट इज अ लेटर ऑफ फॉरगिवनेस। आप सामने वाले को दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता, बट उसे माफ करने के लिए एक लेटर जरूर लिखना उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है ना, हम इंसान के साथ हमारा डाइवोर्स हो जाता है, एनर्जीज के साथ नहीं। बॉडी के साथ डाइवोर्स हो जाता है, बट उन यादों के साथ नहीं जो साथ में बैठ के वक्त बिताया था, पिक्चर देखी थी, बातें करी थी, सपने देखे थे एक साथ में, उनके साथ डाइवोर्स नहीं होता, उनके साथ ब्रेकअप नहीं होता। इंसान के साथ ब्रेकअप हो जाता है, इंसान की बॉडी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, बट उन वाइब्रेशंस के साथ ब्रेकअप नहीं होता। इसलिए खुद के साथ प्यार करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन खुद से रिश्ता टूटा तो कभी नहीं जुड़ेगा, किसी और के साथ कभी जुड़ ही नहीं सकता। इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर बात पिज्जा ऑर्डर करने की आए तो हमेशा बेस्ट स्लाइस खाना, सबसे बड़ी वाली, बेस्ट वाली, किसी के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कमाल का मैसेज। ब्रेकअप के बाद की बातें हमने कर ली, मैं एक स्टेप पीछे चलना चाहूंगा अब, और मैं आपसे समझना चाहूंगा और अपने ऑडियंस को समझाना चाहूंगा। ब्रेकअप से पहले कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं हमारे सामने जहां हमारे पार्टनर हमें इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। इफ आई एम टेक्सटिंग, मे बी ही और शी इज नॉट रिप्लाइंग। इफ आई एम कॉलिंग, मे बी ही और शी इज नॉट पिकिंग अप माई फोन। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस, एक फेज होता है जहाँ पे इग्नोर बहुत ज़्यादा किया जाता है। उस सिचुएशन में व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या उस टाइम पे अपने पार्टनर्स को चेज करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? ओके, सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वन रीजन कैन बी कि आप बेंचिंग पर हो, राइट? कोई और ऑलरेडी मिल गया है, और दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन। तो आप ऑप्शन में हो, आप बेंचिंग पे हो, वो जैसे ऑफिस में बेंचिंग पे रख देते हैं, सेम आप रिलेशनशिप की भी बेंचिंग पे हो, राइट? दूसरा हो सकता है कि वो इंसान को अब आपका थॉट समझ में आ गया, या उसको अपना थॉट समझ में आ गया कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या कुछ इंसिडेंट ऐसे हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे जब डीएम्स आते हैं, फीमेल्स के भी आते हैं, मेल के भी आते हैं, उसमें बहुत समटाइम्स लाइक फीमेल इज शेयरिंग कि मेरा झगड़ा हुआ, मैंने इंसल्ट कर दी, मैंने ईगो हर्ट कर दी, और आज मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने बोल दिया, लेकिन सामने वाला अब उससे डिसीजन ले चुका है। right. तो कई बार ये हो सकता है क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले को आपका इंटेंट, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपका सब कुछ नजर आता है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। थर्ड कैन बी कि अब आप लेट्स से आपका जो अब सिचुएशन आया है आपके प्यार का, आपके रिलेशनशिप का, अब आप चाह रहे हो उसको नाम देना, अब आप चाह रहे हो कि अब शादी हो जानी चाहिए, तो अब धीरे धीरे जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो शादी पे आके शुरू हो गई। अब वो उससे भाग रहा है कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा, अभी तो मुझे अभी तो हमें रिलेशनशिप में रहना था, एक दूसरे को समझना है, वक्त देना है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बहुत सारा रीजन हो सकता है। वन रीजन कैन बी कि हो रही है शादी कहीं और आपको पता भी नहीं है। बिल्कुल, कई यू नेवर नो, बिकॉज आई रिसीव्ड वन ऑफ द डीएम एंड दैट फीमेल शेयर्ड कि मैं और मेरा पार्टनर 6 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में,
हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। और मेरी जो पार्टनर है उनकी भाभी को पता चल गया हमारे रिलेशनशिप के बारे में। उन्होंने अचानक से शादी तय कर दी और इस महीने की फलाना तारीख को उसकी शादी है। मैम मैं आपको एक बात बोलूं, वो बैठना नहीं चाहता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है वो, लेकिन उस पर इतना प्रेशर है कि वो जाके मंडप में बैठेगा। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? और मतलब इन लोगों को कैसे समझाओ कि आप किस क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल ट्रैप में जा रहे हो, आप किस बबल में हो, यू आर इन अ रॉन्ग बबल डूड, आई मीन अंडरस्टैंड प्लीज। तो जब आपके साथ लगे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं हो रहा, आप बात करो। अगर लग रहा है आपको बातों का भी नहीं जवाब मिल रहा या वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, देन स्टॉप चेजिंग दैट पर्सन। या तो वो 2 महीने में या 1 महीने में वापस आएगा, लेकिन वापस आने के बाद भी अगर वो चीजें रिपीट कर रहा है तो फिर वो गलत है, वो टॉक्सिक है। बिकॉज अभी रिसेंटली आई मेट विद अ गर्ल फॉर काउंसलिंग, शी वॉज शेयरिंग हर स्टोरी। उस स्टोरी का एक बहुत छोटा सा पार्ट बताती हूँ। उसने बहुत कुछ शेयर किया। द छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ हर स्टोरी इज कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आई सेड क्या छोटी सी प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि वो ना हर 1 या 1.5 महीने में मुझे ब्लॉक करता है, चला जाता है, फिर 1 से 1.5 या 2 महीने में वापस आता है, सॉरी बोलता है और बताता है कि मैं उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन फिर वापस से वो सेम चीज रिपीट करता है। तो ये जो पैटर्न लूप में आप फंस गए हो ना, हर्ट सॉरी रिपीट, हर्ट सॉरी रिपीट, ये बहुत गड़बड़ है। तो आपको जब लगे कि आप किसी को चेज कर रहे हो और सामने वाला नहीं हाथ आ रहा, आप उसको छोड़ दो फॉर सम टाइम। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, बिकॉज आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देता है। आप इग्नोर करते हो क्योंकि आप प्यार में अंधे हो, या आप समझना चाहते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज कई बार हर रिलेशनशिप में सिग्नल मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम पे डिपेंड करता है हम उस सिग्नल को कैसे लेते हैं। एंड स्पेशली लेट्स से विद द गर्ल्स, बहुत स्ट्रांग होती है ना, मैं तो सब संभाल लूंगी, मैं यूं चेंज कर दूंगी, इसे देखना, बिकॉज आई कैन हैंडल एवरीथिंग। स्पेशली द स्ट्रांग फीमेल्स, उन्हें लगता है ना सब बदल सकते हो, आप सब हैंडल कर सकते हो, मैं इसे भी कर लूंगी, ये बदल जाएगा। वो कभी नहीं बदलता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो मेक अ डिस्टेंस, आप किसी को चेज मत कीजिए। जो आपका है वो आप तक आएगा ना, बिल्कुल। जो कहते हैं ना, जो आपका है वो तुम तक आएगा, जो आपका है वो आप तक आएगा जरूर। तो इसलिए आप चेज मत कीजिए। बहुत ही कमाल की कन्वर्सेशन हो रही है मैम। मुझे लग रहा है ये 1 घंटे में शायद हमारा पूरा पॉडकास्ट कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। लाइक कॉर्पोरेट कल्चर्स रह रहे हैं हमारे पास, टॉक्सिक रिलेशनशिप रह रहे हैं, बहुत से ऐसे एन नंबर्स ऑफ टॉपिक्स आई रियली वांट टू कवर। होपफुली मैं फिर से दोबारा आपको इनवाइट करूँ, हम इस पर डिटेल्ड डिस्कशन करें। बट बिफोर वी एंड आवर शो, मैं एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इट शुड बी लाइक मे बी 5 to 7 क्वेश्चंस। आप बहुत शॉर्ट उनके आंसर्स करेंगे, एंड आई विल एंड विद वन मोर क्वेश्चन दैट व्हिच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम के लिए। तो मैं आई विल स्टार्ट विद द रैपिड फायर विद योर परमिशन। ओके। सो मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं। लव एट फर्स्ट साइट, रियलिटी और इल्यूजन? डिपेंड्स। कुछ लोगों का तो लव एट फर्स्ट साइट करके ही चला गया, राइट? मेरे हस्बैंड के साथ तो यही हुआ है। So for you it's reality. मेरे लिए रियलिटी है, रियलिटी। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए रियलिटी है, कुछ के लिए इल्यूजन। ओके। टेक्सटिंग या कॉलिंग, इमोशनल कनेक्शन किससे ज्यादा बनता है? कॉलिंग, बिकॉज व्हेन यू कॉल अ पर्सन, आपके इमोशन समझ में आते हैं। आपने जब टेक्स्ट किया कि मैं गुस्सा हूं, ये कहने के कई तरीके हैं। मैं तुमसे गुस्सा हूं, मुझसे बात मत करो, लेकिन टेक्स्ट के थ्रू उस इंसान ने समझ लिया मैं गुस्सा हूं, मुझे आज के बाद फोन मत करना। तो हमारा टोन, हमारे इमोशंस, हमारे वाइब्रेशंस टेक्सटिंग में समझ नहीं आती। हमारे इमोशंस कॉल पे आते हैं, तो हमेशा चूज कॉल। यस। ओके। एक चीज जो लड़के अक्सर रिश्तों में नहीं समझते, इमोशनल अवेलेबल होना। इमोशनल, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया या उन्होंने सीखा नहीं, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बचपन से लेके बड़े होने तक तू बहुत स्ट्रांग है, लड़के रोते नहीं है, है ना? चीटी मर गई, लड़के रोते नहीं है, लड़के दिखाते नहीं है, लड़के स्ट्रांग होते हैं। तुम गिवर हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्वर हो, यू आर द पर्सन हु विल बी द प्रोवाइडर इन लाइफ। तो जो प्रोवाइडर है वो आंसू नहीं दिखा सकता ना, तो उससे तो इमोशनली गर्ल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लड़के इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं। कुछ सीख लेते हैं वक्त के साथ, कुछ नहीं सीखते। ये चीज़ें जो उन्हें सीखनी चाहिए, जो उनमें नहीं होती। एक ऐसा रेड फ्लैग इन रिलेशनशिप जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं? रिस्पेक्ट। अमेजिंग। रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी एलिमेंट, ट्रस्ट, स्पेस या लॉयल्टी? रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ट्रस्ट। ट्रस्ट होगा तो फिर लॉयल्टी भी है और रिस्पेक्ट भी है। टिंडर पर स्वाइप राइट किया कभी, यस और नो? कभी नहीं, मैंने इनफैक्ट देखा भी नहीं उसकी आप दिखती कैसे है। अरेंज मैरिज में लव पहले आना चाहिए या रिस्पेक्ट?
हर मैरिज में रिस्पेक्ट पहले आनी चाहिए। लव बिल्ड किया जा सकता है, लव उम्र के साथ, रिश्ते के उम्र के साथ, सालों के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है, प्यार कम या ज़्यादा हो सकता है, रिस्पेक्ट कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। रैपिड फायर का एक लास्ट क्वेश्चन जो आई बिलीव मेरे बहुत से ऑडियंस को शायद प्रॉब्लम भी क्रिएट करे। अगर आपका पार्टनर आपके फ़ोन, इंस्टाग्राम या फेसबुक का पासवर्ड मांगे, देना चाहिए या नहीं? डिपेंड्स। आपको उस पर कितना भरोसा है, उसको आप पे कितना भरोसा है, डिपेंड करता है, राइट? कुछ हैं पार्टनर्स जिनका चलता है, लाइक मी एंड माय हस्बैंड, कुछ हैं कि अच्छा आप मेरे फोन में प्लीज करके दे दो ना, या मैं उनके फोन में करके कर देती हूँ, विच इज वेरी न्यूट्रल, आई मीन म्यूचुअल है हमारे बीच में। लेकिन अगर वो सबका पासवर्ड आपका पार्टनर मांग रहा है कि, और वो ये दिखा रहा है कि उसका ये मतलब है कि अगर तुमने नहीं दिया दैट मीन्स ट्रस्ट नहीं है, तो वो गलत है। वो उसका अपना इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस है कि वो आपको पासवर्ड दे या ना दे। थैंक यू वेरी मच मैम। एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड आवर शो। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, एक अमेजिंग सा वर्ड है जो आज के टाइम पे फिर से बहुत से लोगों ने इसको अपना भी लिया है, और लोग इसके पीछे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, दैट इज़ डिंक, DINK, डिंक, डुअल इनकम नो किड। आज की जनरेशन, आज के कपल्स, मैरिड कपल्स, दे आर प्रेफरिंग डिंक, डबल इनकम, डुअल इनकम नो किड। ये सेल्फ लव है या सेल्फिशनेस है? अगेन ये इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। जैसा कि यूथ के बारे में हमने बात की, अब यूथ को हम क्या बोलें? अगर वो करियर ओरिएंटेड है, वो अपने आप को वक्त देना चाहता है, वो नहीं चाहता 25 साल की उम्र में शादी करना, उसे 30 में भी नहीं करनी आज, तो उसे फ्रीडम चाहिए लाइफ में, उसे करियर पे फोकस करना है, बिकॉज उसको ये लगता है कि जो लेट्स से मनी का लैक मैंने अपने घर में देखा, या मैंने अपने फादर को इतना काम करते देखा कि घर में वक्त देते नहीं देखा, मुझे वो नहीं करना अपनी जनरेशन के साथ। तो जिस तरह यूथ शादी के कमिटमेंट से डर रहा है क्योंकि उसको फ्रीडम छिन जाएगी या लाइफ का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू कपल्स, उनका भी बच्चों को लेके सेम थॉट है कि बच्चे का आना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ इसके हिसाब से घूमेगी, इसका स्कूल की छुट्टियां होंगी तो हम कहीं बाहर जा पाएंगे, इसके एग्जाम्स होंगे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, इसका एजुकेशन आज की तारीख में बहुत महंगा, इट्स नॉट सस्ता, लाइफ में एवरीथिंग भी विल अराउंड दैट किड। तो हर चीज़ की एक बाउंडेशन हो जाएगी। तो जैसे रिलेशनशिप में कपल्स नहीं चाह रहे या यूथ नहीं चाह रहा आना और वो कमिटमेंट देना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सिमिलरली बच्चे के साथ भी नहीं चाह रहे, और वो चाहते हैं कि मतलब उनका थॉट ये हो गया कि छोटी सी दुनिया है, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, राइट, हमें नहीं करना। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें बच्चे नहीं करने, एंड आई मस्ट शेयर विद यू, बहुत सारे कपल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम जो भी कमा रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे। दे विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड बेसिकली। ऐसे भी लोग हैं। तो ये हर इंसान का नजरिया है। तो ये हो रहा है, बट सिमिलरली वही, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें लगता है लाइफ बंद जाएगी। जैसा शादी को लेके यूथ सोच रहा है, पेरेंट्स बच्चों को लेके, नॉट पेरेंट्स, कपल्स बच्चों को लेके वही सोच रहे हैं कि लाइफ बंद जाएगी, राइट? लेकिन कुछ ऑपोजिट भी है जो सोचते हैं कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल विद किड्स, हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। जैसे मुझे लगता है आज लाइफ बहुत सुंदर है, यू नो, बेबी के बाद पर्सपेक्टिव बदल गया है, मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया है, मुझे मैच्योरिटी आ गई है, शायद जो बचपन नहीं जी पाई थी उसके थ्रू वापस से वो जी रही हूँ, वो इमोशंस आ गए। तो ये मेरा नजरिया है। तो लोगों का नजरिया है कि खाते पीते एंजॉय करते हैं। मैंने कहा ना, जैसे वही सेम कि जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, जब हम फाइनेंसिस की बात करते हैं कपल्स में, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, तो हम किसी पे डाउट नहीं कर सकते या हम किसी के आइडिया को जज नहीं कर सकते। रीजन, किसी के लिए जिंदगी जीना सेविंग्स में है, किसी के लिए जिंदगी जीना आज में है। Exactly. घूमो फिरो खाओ पियो, मस्त रहो, राइट? लेकिन हम उसको जज नहीं करते कि ये गलत है या सेविंग वाला सही है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली इनका अपना पर्सपेक्टिव है, जो कपल्स बच्चों को नहीं चाहते वो अपने तरीके से जी सकता है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही कमाल का डिस्कशन। हम सब ने देखा रिश्तों की बुनियाद, रिश्तों की गहराई, रिश्तों की सच्चाई को हमने बहुत डिटेल से समझा है आज। और इतनी कन्वर्सेशन के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सिर्फ रिश्तों में ना रहें, अपने रिश्तों को जिंदा रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू।